ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी इससे रिलेटेड कि न्यूमेरिक एनालिसिस की कोई बुक बताओ। देखो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और मैं बार बार बोलता हूँ जो भी आप तैयार कर रहे हो पहले उसके हिसाब से आपको चलना है। अगर बीएससी एमएससी के एग्जाम के लिए कर रहे हो तो फिर तो कुछ भी पढ़ो, आप अयंगर पढ़ो, एसके जैन वगैरह की, या वैसे कोई भी पढ़ो, फॉरेन राइटर्स की भी कोई उठा सकते हो अगर आप कॉलेज में हो आराम से, तो बीएससी एमएससी के उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडियन राइटर की उठाना चाहते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो एक शंकर राव की बुक है, ठीक है। ये एक अच्छी बुक है, मतलब ठीक ठाक बुक है। इसके एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स तो तुम देख सकते हो, एटलीस्ट ये मतलब कम से कम देख सकते हो। एक और चीज़ मैंने कई बार बोली है कि ज़्यादा बड़े एग्जाम्स में जो हायर लेवल जिनका होता है, जैसे जेआरएफ हो गया, गेट हो गया, आईटीजेम में तो नहीं है, जेआरएफ या गेट हो गया, तो वहाँ पर कम चीज़ें पढ़ी जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जाएं, तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ होता है, तो इसलिए इसमें बस सेकंड चैप्टर तक, भाई यहाँ तक का काम खत्म हो जाता है। जेआरएफ वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं कि यहाँ तक वो इस चैप्टर 2 तक ही खत्म कर दे न्यूमेरिक एनालिसिस को, मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी इसमें ये जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये रियल एनालिसिस में भी काम आता है। कई बार इसके कुछ मेथड जो होते हैं, जो ये तरीका होता है, इसमें जो थ्योरम आएगी अभी एक, तो वो आपको रियल एनालिसिस में भी काम देगी। रियल एनालिसिस के काफ़ी क्वेश्चंस में लगती है वो। इनफैक्ट आईटीजेम, क्योंकि रियल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है वो किसी भी एग्जाम में हाई कंटेंट, मतलब हाई मार्क्स कवर करता है। रियल आईटीजेम में 45 और जेआरएफ में 65 के करीब, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बढ़ना है। आईटीजेम में भी ये रिजल्ट तक लगते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता है या करवाए तो जाता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिक एनालिसिस तो करवाया नहीं जाएगा, तो रियल एनालिसिस में कोई ने पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी पढ़ना चाहें। मेरे हिसाब से शंकर राव की बुक ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज ठीक रहेगी ये बुक, और बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर 2 जो है ना, रूट फाइंडिंग टेक्निक्स बोल लो, या फिर कुछ लोग इसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है। हालांकि वो हम टॉपिक अलग से पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, तो मतलब उसका एक अलग ही चीज हो जाता है, वो काउंटेबिलिटी से लिंकअप होता है। जैसे कुछ चीजें हम न्यूमेरिक एनालिसिस में पढ़ते हैं, जबकि हमें पढ़नी शायद रियल में चाहिए। जैसे फिक्स पॉइंट इटरेशन का मेथड जो है ये न्यूमेरिक एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, लेकिन आता ये रियल एनालिसिस में। और ठीक ऐसे ही कुछ चीजें रियल एनालिसिस की, मतलब यहाँ और यहाँ की वहाँ ऐसे हो रही हैं, ठीक है। कोई नहीं, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि हम 2-3 पार्ट्स में से खत्म कर देंगे। पार्ट 1 में पहले दोनों मेथड, फिर ये दोनों, और फिर ये दोनों, ठीक है। जेआरएफ वालों का काम यहाँ तक खत्म हो जाता है, और यहीं से इनफैक्ट शुरू भी होता है। एरर्स वगैरह बहुत बेसिक होता है, जहां भी आता है वो अब बच्चे हौच पौच होते हैं, उसे नहीं करते हैं, ठीक है, जेआरएफ वाले स्टूडेंट। ठीक है जी, फिर मैं अब बात करता हूँ मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च की। ये जो मेथड है इंक्रीमेंटल सर्च, देखो है क्या ये मेथड, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ना, हो क्या रहा है। मैं अगर आपको एक रफ आइडिया दूं, पहले हमें सबसे पहले इस बेसिक मतलब को समझना चाहिए कि रूट, तो मैं भी अलजेब्राइक ट्रांसेंडेंटल क्वेश्चंस में नहीं जा रहा हूं, हालांकि काम हम उन्हीं पर कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं, एक इक्वेशन की, हमसे कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी, इस इक्वेशन का हमें रूट निकालना है। मैं मान के चलता हूं कि बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है। बेसिक कैसे है कि रूट निकालना, रूट का मतलब पता है, इक्वेशन का मतलब पता है, इक्वल का मतलब पता है, जीरो का मतलब पता है। 10th क्लास में ना हमें करवाई जाती हैं ऐसी चीजें, 12th क्लास में आईटी जेई में ये क्वेश्चन आता है, काफी साल पहले ही आ रहा था शायद ये, तो EX = x। और एक बार एक TFR में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया, अभी भी याद आया, कि EX - 3x² = 0, उसका रूट निकालने को दे रखा था उसमें भी, इसमें भी। जब भी ये रूट निकालने की बात करता है ना, तो हम ये वाला फंक्शन ड्रॉ करते हैं और ये वाला फंक्शन ड्रॉ करते हैं, दोनों को देखते हैं, जहां वो इंटरसेक्ट करे, जहां वो टच करे एक दूसरे को, वहां हम बोल देते हैं कि भाई वो उसका रूट है। जैसे EX का ग्राफ सबको पता है, और X का ग्राफ भी मान लो, आप U ना मानो, आप इसे U मान लो, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास जिस जगह ये टच हो गया वहां पर एक रूट है, ठीक है, एक रूट यहाँ पर लाई कर रहा है। ऐसे इसका कुछ क्वेश्चन था, इसके मेरे ख्याल से 3 करीब सॉल्यूशंस आ रहे थे उस क्वेश्चन में, देख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर अब मैं बात करूं रूट की, तो बात हुई, ठीक है। रूट का ये मतलब तो बेसिक मतलब तो ये है। दूसरी चीज, अब अगर हम बात कर रहे हैं इसमें fx = 0, मतलब ये जो 0 है ये भी तो किसी फंक्शन का ग्राफ है। बेसिकली x = 0 मतलब x एक्सिस ही है, इसी फंक्शन की, इसी ग्राफ की मैं बात करूंगा, ठीक है। मेरी शक्ल नहीं दिख रही थी ना, अब दिख रही है, ठीक है, ओके। ये देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये
इसमें ये अब x एक्सिस है, ये जो 0 है ना इसका काम अब ये करेगा, और fx डिपेंड करता है क्या है, समझ रहे हो। जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अगर मुझे रूट निकालने हो तो मुझे पता है x 0 मतलब ये x एक्सिस और x माइनस 1 मतलब एक स्ट्रेट लाइन, और अगर x माइनस 1 एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है कि भाई वो जहां से भी जाती है, देख लेना, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1, मतलब यहाँ कहीं ऐसे, यहाँ कहीं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, समझ गए। तो 0 मतलब ये वाला जो 0 है x एक्सिस पर, और ये वाला जो ग्राफ है ये तो है ही यहाँ पर। तो बेसिकली ये यहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये रूट हमें निकालना होता है। इस रूट के लिए अब गेम खेला जाएगा। ऑब्वियसली जो मैंने क्वेश्चंस दिए, जो मैंने बताया आपको इजी थे, तो उसकी हमने बात नहीं की। लेकिन अब वो जो fx देगा, मतलब या फिर कह लो कि रियल लाइफ में जो fx देगा वो वाहियात fx होंगे, समझ रहे हो। तो उन्हें करने के लिए हमें इन मेथड्स की जरूरत पड़ती है। इन मेथड्स की जरूरत पड़ती है, मैंने पहले भी बोला था, अप्रोक्सीमेशन में हम काम करेंगे। एग्जैक्ट रूट तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन में जब हम बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा, हमें जिस चीज की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं उसकी अगर बात करूं, ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन जो है जहां भी इसे काट रहा है, ये इस जगह पर, और ये जो जगह है, अब ये बेसिकली रूट है, ठीक है, ये बेसिकली मेरा एक रूट है, एक ऐसा रूट जो मुझे निकालना है जहां पर मेरे एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है। अब मेथड आ गया मेरे पास, मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ध्यान से अगर आप समझो, इसी से समझ जाओगे। इस मेथड को ना करना नहीं होता है, बेसिकली करवाते भी नहीं है, काफी यूनिवर्सिटीज में से नहीं करवाते हैं, क्योंकि और जो सारे मेथड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसका सिर्फ काम ही होता है आपको इंटरवल ढूंढ के देता है। इंटरवल कैसे देगा, गैस वैल्यू से, मतलब जो आप इनिशियल मान रहे होते हो, ठीक है। मैं अभी शुरू करता हूं इसे। सर्च का मतलब ढूंढना, ढूंढ क्या रहे हैं पहले ये तो बता दो। ढूंढ रहे हैं ये रूट, अगर ये रूट ही ढूंढ रहे हैं तो कहां ढूंढेंगे, किसी इंटरवल में ही ढूंढेंगे, ये भी लाजमी है। तो बेसिकली ये जो सर्च है ये कहा गया है एक इंटरवल, मतलब बेसिकली जो मेथड है ये किसी इंटरवल को ढूंढने के काम आता है, पहली चीज। दूसरी चीज इंक्रीमेंटल का ये जो नाम है ना, इंक्रीमेंटल कितना खूबसूरत है। इंक्रीमेंटल मतलब मैं इंक्रीज कर रहा हूं कुछ, मतलब समझ रहे हो, ठीक है, यही तो इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंटल मतलब मैं इंक्रीज कर रहा हूं कुछ। इंक्रीज कैसे कर रहा हूं, मतलब मेरे को इस रूट तक पहुंचना है। मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, मान लो मैंने कोई भी वैल्यू इसकी x0 ले ली, ठीक है, मान लो मैंने कोई भी वैल्यू इसकी x0 वैल्यू ले ली, ठीक है। अब मैंने जब x0 वैल्यू ली और मैंने देखा कि जो फंक्शन है मेरा क्या है, पॉजिटिव है यहां, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा x किया। डेल्टा x को क्या किया, इंक्रीमेंटल, मतलब मैंने इंक्रीज किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे रूट तक पहुंचना है, समझ रहे हो, रूट तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि मुझे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, मुझे इंटरवल ढूंढना है, ठीक है। तो मैं इस मेथड के हिसाब से मैंने डेल्टा x किया, तो जो मैंने अगला पॉइंट लिया वो x0 प्लस डेल्टा x आया। बेसिकली जो मेरा x1 था, x1 आज की डेट में मेरा क्या है, x1 है मेरा x0 प्लस डेल्टा x। बोलो हाँ, ठीक है। x1 क्या है, x0 प्लस डेल्टा x। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करी, मेरा फिर से यही आया पॉजिटिव। ये बात समझ रहे हो ना। देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक ग्राफ लिया है, मैंने ग्राफ लिया है fx इक्वल टू 0। मैंने इसको ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया। मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूं मैं अभी आपको, कोई क्वेश्चन वगैरह की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे आगे, लेकिन आपको पता तो रहना चाहिए ना कि भाई इसकी मतलब इस मेथड में बेसिकली चल क्या रहा है, हम करेंगे क्या पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो बेसिकली यूज हम सिर्फ यही मेथड कर रहे होते हैं आगे भी, तो इसलिए मेथड का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग चल रही है हमारी, ठीक है। उप्स, ओके, जियोमेट्रिकल, कल नहीं आज, मीनिंग, ठीक है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इस रूट के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हमें पास बुला ले तो हमने दूसरा पॉइंट लिया x2।
x2 क्या है, x2 है सिंपल वही x1 प्लस डेल्टा एक्स कह लो, या फिर कह लो कि x0 प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बात एक ही हो गई। इस पे भी मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक की तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आई, मैंने x3 किया तो भी मेरी पॉजिटिव वैल्यू आई, सिमिलरली मैंने x3 किया, ठीक है। अब मैंने x4 किया यहां तो मेरी ये भी पॉजिटिव वैल्यू आई, एक वैल्यू तो मेरी यहां जाएगी ना, मान लो आज की डेट में वो x5 हो गई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब मेरी जो वैल्यू होगी, अब जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो मतलब यहां अब मेरा फंक्शन यूं है ना भाई, रेड वाला अगर मेरा फंक्शन था तो मैंने ये जो वैल्यू ली, अब ये जो वैल्यू है मेरी, ये कौन सी वैल्यू है, ये मेरी है कहां पहुंच गए हम, x0 x1 x2 x3 x4 x5 पे पहुंच गए ना, है ना। ये अगर मेरा x3 था, ये अगर मेरा x4 था, तो ये मेरा x5 हो गया। अब देखो अगर ध्यान से तो x4 पर पॉजिटिव है, x4 की जो टर्म थी उस पर मेरा fx4 क्या था, पॉजिटिव था, और x5 पर मेरा फंक्शन जो है नेगेटिव हुआ। यहां से अब एक और चीज पता चल गई, किसी ने अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की हो बचपन में, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब भाई इस पॉइंट पर मेरा पहले फंक्शन पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, इसका मतलब जरूर एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। इसका मतलब इस इंटरवल में x4 से x5 के इंटरवल में ये मेरे को रूट देगा, जो मेरा c है वो मेरे को इसमें बिलोंग कर रहा होगा, x भी लिख सकता हूँ, ऐसी x की वैल्यू रूट होगी जो इसकी, वो बिलोंग करेगी x4 से x5 में। जनरल टर्म्स में मैं इसी बात को ऐसे भी कह सकता था कि यहां पर कोई xi-1 है, यहां पर मेरा कोई एक xi मेरे को ऐसा मिल गया है जिस पर मेरा फंक्शन पॉजिटिव है और xi-1, और एक xi मेरा ऐसा है जिस पर फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली दो चीजें हो गई, xi-1 पर f मेरा फंक्शन क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी, और f ith इटरेशन पर मेरा फंक्शन क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसके बीच में मेरा रूट लाई करेगा, वही चीज है, मैं बस इसे जनरल केस में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, xi-1 xi, ये चीज हुई क्लियर, ये चीज समझ में आई ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, वही मतलब इसका एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च है क्या, ठीक है। अच्छा अब देखो एक और चीज, अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च में x² - 3x + 2 की, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, एक तो इजी लिया है, ठीक है, दूसरी चीज मैं जो कैलकुलेशंस वगैरह होंगी वो मैं आपको मतलब मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखाऊंगा, मल्टीप्लाई तो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है, पूरा लेक्चर ही बोरिंग हो जाएगा, तो मैं आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन बताऊंगा, आप मैं मानकर चलूंगा कि आप 10वीं पास हैं सबके सब, तो बेसिकल कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये इक्वेशन ली है, मैंने क्यों लिया है, सिर्फ एक ही फंडा है इस इक्वेशन को लेने का कि इसका रूट आपको ऑलरेडी पता है ना, फिर भी मैंने इक्वेशन ली है सिर्फ समझाने के लिए। मैंने क्या करना है, मैंने वही इसका जो भी मान लो ग्राफ आएगा, वर्ड पैराबोला टाइप आएगा, मान लो जो भी है ऐसा तो कुछ आएगा, तो वर्ड पैराबोला मान लो ये है, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इसका रूट निकालना, रूट मान लो ये 1 है मुझे पता ही है, तो मैंने करना ये है कि मैं पहले एक x0 चूज करूं, ठीक है, और फिर मैं एक डेल्टा x चूज करूं, फिर मैं x0 + डेल्टा x, x0 + 2 डेल्टा x, x0 + 3 डेल्टा x, समझ रहे हो, मैं पास आता चला जाऊं, मैं वो इंटरवल निकालूं, ठीक है। मेरे को पता है इसका रूट 1 है, तो मैंने पहले x0 मान लिया, मान लो एक केस में मैं ले लेता हूं x0 0.5, ठीक है, और दूसरे मतलब डेल्टा x मैं मान लेता हूं इसमें 0.2, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं आपका एक और केस ले लेता हूं x0 जिसमें 0.8 है और डेल्टा x 0.2 लिया था, मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो मतलब मैंने 0.1 ले लिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ठीक है, x fx, x की वैल्यू मैंने पहले क्या रखी 0.5, फिर 0.2 मतलब 0.7, फिर 0.9, फिर 1.1, डब्बे कम पड़ गए है ना,
ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 0.5। अब देखो मतलब यही चीज मैं बोल रहा था, अब सॉल्व करनी है आपने। अब ये चीज मैं मान के चलता हूं, आप ये कर लोगे, ठीक है। एफ ऑफ 0.5 जब आपने करी तो आपके पास आई होगी 2.1। नॉट इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या आई, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव आई। और अगर मैंने अब करी एफ ऑफ 0.7 तो मेरी आई 0.39, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव आई। इसके बाद मैंने करा 0.9, समझ रहे हो ना, 0.5 के बाद 0.7 क्यों आया, 0.7 के बाद 0.9 क्यों आया, क्योंकि मैंने डेल्टा एक्स चूज किया। तो x प्लस डेल्टा एक्स मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं और सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा वो इंटरवल कहां है जिस पर इसका रूट मतलब 1 लाई करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। 0.9 करेंगे तो fx की वैल्यू 0.1 आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं 1.1 करता तो मेरी वैल्यू -0.9 है या फिर 0.09 है, ठीक है, आप चेक कर लेना, लेकिन नेगेटिव आएगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, मेरे को पता भी था कि नेगेटिव आएगी, मेरे को पता था, ऐसे थोड़ी। ये चीज जो है इसमें इस इंटरवल में नेगेटिव आई आनी भी थी। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा x रूट है ना वो 0.9 से 1.1 के बीच में लाई करेगा। x बोल लो या c बोल लो उस रूट को। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है कि भाई हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ ना, फिर से वही काम हुआ। मैंने लेके चला मैं 0.5, मैंने 0.5 को लेके देखा फंक्शन पॉजिटिव, मैंने डेल्टा एक्स बढ़ाया 0.7 फंक्शन पॉजिटिव, मैंने डेल्टा एक्स बढ़ाया 0.2 मतलब मैं बढ़ाया 0.9 मैंने फिर पॉजिटिव। अब मैं 1.1 चला गया, मतलब इधर मेरा फंक्शन नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव। तो मैंने ये इंटरवल मान लिया और इस इंटरवल में ये जो है ये मेरा क्या है, रूट है। समझ में आई ये चीज, तो ये मेरा रूट आ गया इससे। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च। एक और चीज देखो जो इंपॉर्टेंट है कि सर डेल्टा एक्स यही क्यों लिया, बिल्कुल सही बात, सॉरी एक्स नॉट यही क्यों लिया और डेल्टा एक्स यही क्यों लिया, बिल्कुल सही बात। हम एक्स नॉट को 0.1 भी ले सकते थे, डेल्टा एक्स को 0.3 भी ले सकते थे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज जैसे ही आप डेल्टा एक्स को बढ़ाते हो वैसे ही आपका इंटरवल बढ़ता है। अगर मैं यहाँ डेल्टा एक्स को 0.3 कर दूं तो ऑब्वियस सी बात नहीं, 0.5 के बाद 0.8 और 0.8 के बाद 1.1, तो आपका इंटरवल क्या आएगा, 0.8 से 1.1, तो इंटरवल बढ़ गया। समझ रहे हो। अगर मान लो 0.4 होता तो 0.5 से 0.9 और फिर अगला इंटरवल आ जाता 1.3, इंटरवल बढ़ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई। अगर मेरा डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो मेरा इंटरवल भी बढ़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं हो गया कि अगर मुझे रूट चाहिए तो मेरे को तो इंटरवल छोटा करना है, मैं थोड़ी ना बड़ा बड़ा इंटरवल लेके बैठूंगा, बावड़ा हूं क्या भाई मैं। भाई मेरे को रूट निकालना है किसी इक्वेशन का, तो मेरा रूट निकले तो डेल्टा एक्स छोटा लो, जितना छोटा लो उतना अच्छा। एक और चीज भी डिपेंड कर गई फिर, अगर सर मैं एक्स नॉट भी ले लेता 0.1 और फिर मैं डेल्टा एक्स लेता 0.1, तो फिर पता नहीं कितने साल में जाके पहुंचता 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, पता है ना हमें कहां आएगा, 0.1 आए, मतलब 1.0 आएगा आंसर। तो मतलब 0.9 फिर 1.0 फिर 1.1, तो 10 आइटरेशंस लग जाती मुझे, 10 स्टेप्स, 10 एल्गोरिदम्स लग जाते मुझे। लेकिन मैं फिर से वही वाली बात बावड़ा हूं के, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक स्मार्ट गैस करना है। उस स्मार्ट गैस का नाम है डेल्टा मतलब एक्स नॉट। इस स्मार्ट गैस का मतलब है इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और जो भी है, जो भी स्मार्ट करके आपको लगाना है, मतलब ठीक है ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ठीक है मैंने एक्स नॉट अपनी मर्जी से माना, ठीक है मैंने डेल्टा एक्स अपनी मर्जी से माना, लेकिन पर्पस सिर्फ यही है कि मैं रूट के पास जल्दी से जल्दी पहुंचूं। हाँ सर मुझे तो रूट पता ही नहीं है, रूट तो आपने इस इक्वेशन को ले लिया, इस इक्वेशन का सर हम भी 10वीं पास हैं, हमें पता है इस इक्वेशन का रूट 1 है, तो आपने ले लिया। लेकिन और इक्वेशंस में कैसे लेंगे, मैंने फिर वही बात बोली, कहीं ना कहीं इनिशियल गैस हमें करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। मोस्टली यूजुअली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे मार्केट में वो आपको डेल्टा एक्स 0 ही ले मतलब एक्स नॉट आप 0 लेकर भी काम कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज कुछ क्वेश्चंस में एक्स नॉट दिया हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ले लेता हूं एक्स नॉट, इस बार 0.8 और 0.1 मैंने ले लिया। अब मैंने जब 0.8 लिया एक्स और एफ एक्स, ठीक है, फिर से वही वाली कहानी 0.8 और डेल्टा एक्स है 0.1, मतलब हाँ ये क्या हो गया, ओके खुद ही होता है क्या ये, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 0.8
और डेल्टा एक्स था मेरा 0.1, तो इसलिए मेरी नेक्स्ट वैल्यू 0.9 होगी, नेक्स्ट 1.0, नेक्स्ट 1.1। अब मुझे पता है कि रूट ही है ये, तो ठीक है, इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं f(1) तो 0 आएगा, तो ये तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो 0.8 डाली मैंने, f(0.8) निकाला, यहां से नहीं निकाला हमने, ठीक है, जो भी आएगी आपकी पॉजिटिव ही आएगी, बस मुझे इतना पता है, ठीक है। 0.24 आ रही है, 0.9 हमने निकाल लिया था, यहाँ पर 0.11 मतलब पॉजिटिव आ रही है। 1.0 आप देखोगे तो 1 - 3 + 2 मतलब ये 0 आ रही है, और 1.1 नेगेटिव आएगी। तो बेसिकली रूट इनमें लाई करेगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज फिर से वही है कि भाई जो रूट है मेरा वो इसमें और इसमें, इस इंटरवल में लाई करेगा, और जो रूट है इस बार तो इस आइटरेशन में अगर हमने लिया x0 0.8 और डेल्टा x 0.1 लिया तो हमें रूट ही मिल गया इंटरवल के चक्कर में। ऐसा नहीं है ये मेथड हमें रूट नहीं निकाल के देगा। जब मैं बोल रहा हूं कि ये मेथड हमारा इंटरवल के लिए है, तो आपको ये भी समझना है कि रूट भी निकल सकता है अगर डेल्टा x छोटा हो जाए, जैसा कि मेरा इस केस में हुआ है। मैंने इस केस में डेल्टा x को इतना छोटा कर दिया कि मेरा रूट ही आ गया, मेरे लिए अच्छा हो गया है, ठीक है। वरना यूजुअली ये मेथड बड़ी कैलकुलेशंस में आपको एटलीस्ट इंटरवल तो निकाल कर देगा, ठीक है। ये मेथड आपको इंटरवल तो निकाल कर देगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए जी आपको, ठीक है। ये मेथड अगर आपको इंटरवल निकाल कर दे देगा तो फिर आप रूट निकाल लेना, थोड़ी बहुत मेहनत कर आके ढूंढ ढांड के, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कहानी, अब आइटरेशन मेथड की अब हम बात करेंगे। इटरेशन मेथड मतलब आइटरेशंस यूज हो रही हो, ये मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये लगता है कहीं रे एनालिसिस के क्वेश्चंस में, इसको कई बार कन्वर्जेंस के लिए ना इसी को लगा बैठते हैं लोग, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें बस पता रहना चाहिए मार्केट में चल क्या रहा है, बाकी तो देखते रहेंगे। अब देखो, इटरेशन मेथड्स बोल लो या फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड बोल लो, द इटरेशन मेथड बोल लो, है क्या ये। आपके पास एक वही कहानी फिर से, fx दे रखा होगा, fx = 0, हमें fx = 0 से ये वाला रूट निकालना है। रूट से हम जो इंटरवल निकालते हैं वो आपको पता ही है अब कैसे निकलेगा, ठीक है, मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च से। fx = 0, ये कुछ भी हो, मान लो जैसे फिर से यही वाला क्वेश्चन ले लो, x² - 3x + 2 = 0। यहां से आप ना एक और फंक्शन बनाओगे इसी से, x = gx, ठीक है। मतलब यहां से आप फंक्शन बनाओगे x² - 3x + 2 बनाओ ना। चलो देखो, मैं एक और चीज बताता हूं पहले आपको ना, ये चीज मैं रहने देता हूं। नीचे से रेज कर भाई, प्लीज यार, कर दिया ना इसने बेटा कर। x = gx, देखो fx = 0 था हमारे पास, ये इक्वेशन थी, हमने x = gx लिया। हमने करना क्या है, फिर से वही करना है इंटरवल की कहानी। x0 तो हमने मानना ही मानना पड़ेगा, फिर हम फर्स्ट इटरेशन लेंगे, अपनी x1 निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास gx0 से, ठीक है। फिर जब हम x2 निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास gx1 से। हो क्या रहा है, ये बेसिकली जो x = gx लिया है ना, ये ऐसे है xn + 1 gxn, ठीक है। यहां से अब आपको सारी की सारी x की वैल्यूज, मतलब सारी अप्रोक्सीमेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी इटरेशन मेथड से, ठीक है। अभी मैं आऊंगा मेन कहानी पर, मैं आऊंगा। x2 के बाद आप x3 भी निकाल सकते हो, अब वो gx2 आ जाएगा। अब मेरे को बात बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लास्ट में हम जब xn पर पहुंचेंगे gxn - 1 और xn + 1 पर पहुंचेंगे तो gxn, ठीक है। x0 आपको पता चली गया कैसे लेंगे आप, इनिशियल वैल्यू जो भी लेंगे गैस करेंगे, ठीक है, गैस वैल्यू, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जहां भी ये जो सीक्वेंस है ना, इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसीलिए एरर को इंट्रोड्यूस किया था पहले फर्स्ट चैप्टर में। एरर को करने का मकसद ही ये था कि ऐसी चीजें समझ में आए, जो डीप में है एनालिसिस वो समझ में आए। एनालिसिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस नाम आ रहा है। इनफैक्ट अभी अगर आप देखो ना, यही चीज एनालिसिस की कहानी है, यही चीज हम एनालिसिस का मतलब समझ रहे हो ना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब ही ये है, एनालिसिस की डेफिनेशन ही ये है कि जितना पास हो सके उतना पास चले जाओ, अगर वो अलाउ कर दे तो। कौन, देखो जितना पास हो सके उतना पास चले जाओ, उसके किसके, रूट के, इसके, मान लो ये है, ठीक है। जब हमें जाना था इसके पास जाना था, ये जो रूट था,
तो इसके पास जाने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा नेबरहुड में पास आता गया। मतलब जब भी मैं किसी एक पॉइंट के आसपास आ रहा हूं, मैं उसके पास आ रहा हूं, जब भी मैं उसके पास आऊंगा ना, तो यहां पर एनालिसिस वर्क कर रहा है, एनालिसिस आ जाएगा खुद ब खुद। यही हो रहा है क्योंकि जब भी मैं रूट निकाल रहा हूं मैं पास आता जा रहा हूं, इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम न्यूमेरिकल एनालिसिस ज्यादा रखा जाना चाहिए। न्यूमेरिकल मेथड्स की जगह या कुछ और, न्यूमेरिकल एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो यही रहा है एक्चुअली में। ज्यादा डीप में, डेप्थ में कभी इस सब्जेक्ट को देखोगे, फील करोगे, थोड़ा पढ़ोगे, पढ़ा लोगे, तो फिर देखोगे कि हाँ ये सब्जेक्ट क्या है, ये बिल्कुल काम वही कर रहा है जो एनालिसिस कर रहा था। जितना पास हो सकता है हम उतना पास जा रहे हैं इसके। ठीक है, ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलें जी, देखो x1 इटरेशन ली, x2 इटरेशन ली, x3 इटरेशन ली, x4 इटरेशन ली, जो भी है आगे हम इसी हिसाब से चलते रहे। हो क्या रहा है, मेरी जैसे जैसे इटरेशन जिस जगह ये जा रही है ना, ये जो अप्रोक्सीमेशन है, ये जिस जगह पर जाकर कन्वर्ज करती है ना, जो जहां से जो रूट निकलता है वही इस इक्वेशन का रूट होता है। अप्रोक्सीमेटेड रूट की मैं बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन की ही बात करूंगा। ठीक है, एक और चीज समझते हैं, x1, x2, x3 जैसे जैसे मेरी स्टेप्स बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ही मेरे एरर के जो चांसेस हैं वो कम हो रहे हैं। मेरी एरर धीरे धीरे कम हो रही है। जितनी एरर का गैप जो x1 और x2 में था ना, उतना अब x99 और x100 में नहीं होगा, उतना x999 और x1000 में नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से वही चीज आ गई, अगर आपको समझ सको तो, वरना एप्सिलॉन से तो आप लोग वैसे ही डरते हो, तो यूज तो नहीं करना चाहिए। जब हम इन दोनों टर्म्स के बीच में आ गए ना, जब हम इन दोनों टर्म्स के आसपास आ गए, आना तो पड़ेगा ना। जब x0 था, x1 था, x2, x3, x4, x5, x99, भाई x99 की बात करो, यहां आ गए, ये x99 और x100 मान लो यहां चले गए। मतलब नेबरहुड जो है आज बहुत ज्यादा छोटा हो गया मेरा, समझ रहे हो। तो बेसिकली x99 और x100 टर्म के जब बिल्कुल और पास आया, तो मैंने क्या देखा कि x100 और x99 का जो डिफरेंस था वो लेस देन एप्सिलॉन था। फिर आ गया सर ये एप्सिलॉन, तो एनालिसिस जब मैंने नाम लिया तो मुझे प्रूव तो करना पड़ेगा ना। हो क्या रहा है, बेसिकली मेरा डिफरेंस जो दोनों टर्म के बीच में बहुत कम होता जा रहा है, खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, वो एक अलग चीज हो गई। एरर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो रूट मिल ही गया मेरे को, फिर तो ये बात ही खत्म हो गई इसकी। लेकिन इसका मतलब यही है कि आपकी एरर धीरे धीरे और कम होती जा रही है, और भी ज्यादा कम होती जा रही है। तो यहां पर मैं एक अप्रोक्सीमेटेड रूट पर पहुंचूंगा, और जो भी ये आएगा वो मेरा क्या होगा, वही मेरा इस इक्वेशन का रूट होगा। आई बात समझ में। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सर ये आपने क्या लिया, x इक्वल टू जी एक्स। अभी तो आपने थ्योरी करी थी, अब देखो क्वेश्चन पे आओ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब सर आपने x इक्वल टू जी एक्स लिया था ना, ठीक है। देखो आप अब इसे सॉल्व करोगे, एफ एक्स इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू एक तो ये आ जाएगी 3x माइनस 2/x, और भी निकाल सकते हो आप, और एक आ जाएगी x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, हाँ तो x स्क्वायर प्लस 2 और इक्वल टू 3x, तो 3 नीचे ये। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने x इक्वल टू जी एक्स की फॉर्म में लेके आना था ना मुझे। मेरा काम तो यही था, मेरा जो काम था वो क्या था, x इक्वल टू जी एक्स, इसकी फॉर्म में लेके आना चाहिए था इस इक्वेशन को। मैंने यही काम तो यहां पर किया है, मैंने इसको x इक्वल टू जी एक्स इसी फॉर्म में मैं लेकर आया हूं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात समझना कि x इक्वल टू जी एक्स मैं यहां पर भी ले आया, और x इक्वल टू जी एक्स जो है मैं यहां पर भी ले आया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ये दोनों काम कर दिए तो अब देखो आप, मैंने क्या किया, मैंने इसका रूट क्या था, 1 था। x0 की वैल्यू मान लेते हैं, इनिशियल वैल्यू 0.9, ठीक है, x0 की वैल्यू 0.9, और ठीक है,
अब हम कर सकते हैं जो भी हमने करना होता है इस मेथड के हिसाब से। x1 इक्वल टू जी ऑफ x0 इक्वल टू जी ऑफ 0.9 इक्वल टू जी ऑफ 0.9। जी ऑफ 0.9 आ जाएगा आपका, समझ गए ना चीज, 0.9 का स्क्वायर प्लस 2/3, मतलब सॉल्व करने के बाद 0.9366 दिखा रहा है मेरे को, तो 66 ऐसे कुछ। उप्स, आई एम सॉरी, आई डिडंट डू इट, प्लीज गो अवे, थैंक यू सो मच। ठीक है, ज्यादा नहीं छेड़ेंगे इसको, 0.9366, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट है आगे। x2 में जब हम जाएंगे तो वो g ऑफ x1 आ जाएगा, और इसका मतलब g ऑफ 0.93, ठीक है, g ऑफ 0.93 आ जाएगा, मतलब 0.93 का स्क्वायर प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.954, 0.954, ठीक है। आप जब ऐसे ही x3 लोगे, g ऑफ x2 मतलब g ऑफ 0.95, तो ये भी ऐसे ही पॉजिटिव में, समझ रहे हो ना, 0.9 0.9 0.93 था, यहाँ 0.95 0.96 0.97 ऐसे जाकर 1 तक पहुंच रहा होगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब इधर भी मैंने क्या किया, x0 को 0.9 लिया, x0 को मैंने 0.9 लिया, मैंने x1 निकाला, वो आया g ऑफ x0, ठीक है, g ऑफ x0 आया मेरे पास, मतलब g ऑफ 0.9 इसके हिसाब से आया 0.777 कुछ, भाई ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। x2 जब आपने सॉल्व किया, ये आया g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ 0.7 इक्वल टू 0.14 समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। मैं आ गया x3 पर, x3 है मेरा g ऑफ x2 मतलब g ऑफ 0.14, मतलब बेसिकली g ऑफ 0.14 आ गया मेरा -17। उप्स, नाउ हियर इज अ गेम। समझिए गेम क्या है, बताओ सच सच, आएगी बात क्या है समझ में। मैंने किया क्या था, सॉरी द करंट शेप इज, क्या हो रहा है आज ये, देखो मैंने किया क्या था, ठीक है, मैंने किया क्या, मैंने एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन को x इक्वल टू जी एक्स की फॉर्म में लिया। gx मैं इसे ऐसे भी ले सकता था और मैं उसे ऐसे भी ले सकता, हो सकता है आप किसी और फॉर्म में भी निकालो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे किसी भी फॉर्म में आएंगे। मैंने क्या किया, इटरेशन मेथड लगाया, और मैंने उस इटरेशन मेथड को इस पे लगाया, फिक्स पॉइंट इटरेशन पे। मैंने देखा कि हाँ ये ठीक है, x3 x4 और ये ऐसे ही जाके कन्वर्ज हो जाएगा, 1 पर कन्वर्ज हो गया फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से। लेकिन एक और बच्चा कहता कि भाई हाँ सर हम gx ये भी तो ले सकते थे, और अगर हम इसी मेथड को आप ही के तरीके से करते, x1 करते, x2 करते, x3 करते, तो ये नहीं हो रहा कन्वर्ज। एक जगह तो ये पॉजिटिव जा रहा है और फिर दूसरी जगह सर ये देखना नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ सर जो आपने फंक्शन लिया वो तो कन्वर्ज कर गया फिक्स पॉइंट इटरेशन में, और जो मैंने फंक्शन लिया वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। समझ रहे हो, बच्चे की बात सही लगी ना यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो उसका क्वेश्चन सिंपल सा लाजमी था, जैसे आपका होगा कि सर gx फिर जो लेंगे हम वो कैसे लें, gx कैसे चूज करें, gx किस पर डिपेंड कर रहा है मेरा, क्योंकि मेरा एक ही फंक्शन किसी भी तरह की फॉर्म को ले सकता है, ठीक है। जैसे देखो आप, एक और ना क्वेश्चन है, जैसे मैं चलो मैं दे दूंगा शीट वगैरह में दे दूंगा, असाइनमेंट की शीट में एक क्वेश्चन है कि भाई उसमें आप कोई भी x इक्वल टू, मतलब ये चीज समझ में आ रही है ना आपको। मेरे पास जो था, मेरे पास फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड क्या कहता था कि जो भी मेरे पास फंक्शन होगा मैं उसको x इक्वल टू जी एक्स की फॉर्म में लेकर आऊंगा, फिर मैं उस पर ये इटरेशंस लगाऊंगा, यहाँ जहां पर रूट कन्वर्ज करेगा, जहां पर ये रूट आ जाएगा वो मैं इस इक्वेशन का रूट बोल दूंगा, ठीक है। मैंने यही काम किया ना, मैंने नेक्स्ट उसमें मैंने इस क्वेश्चन में x इक्वल टू जी एक्स ये लेकर गया, तो फिर मैंने यही काम किया, तो मेरा ठीक है, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया इसे, लेकिन मैं मान लेता हूँ 0.93 0.954 आगे भी पॉजिटिव आ रहा है मेरे को पता है, तो 1 पर जाएगा कन्वर्ट, तो मेरा काम हो गया। लेकिन x इक्वल टू जी एक्स लेना था ना मेरे को, x इक्वल टू जी एक्स, तो x इक्वल टू जी एक्स ये वाला क्यों लें, हम ये वाला क्यों नहीं ले सकते x इक्वल टू जी एक्स। अगर हम ये वाला x इक्वल टू जी एक्स लें तो इसके हिसाब से तो कन्वर्ज नहीं कर रहा, और जबकि फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड कहता है ऐसे तो कन्वर्ज होना चाहिए था।
समझ रहे हो। लेकिन वो एक और शर्त भी कहता है, सवाल अब फिर से वही उठ गया कि मैं जो जीएक्स ले रहा हूं ये किस बिहाफ पर ले रहा हूं, मैं कौन सा जीएक्स लूं जिससे मेरा काम बने। मतलब समझ रहे हो ना, ये जो जीएक्स है ये इंपॉर्टेंट हो गया सब कुछ। अब ये हो गया ये आज की डेट में कि जीएक्स ऐसा हो जिससे मेरी बात बने, लेकिन जीएक्स कैसा हो जीएक्स डिपेंड करता है इस पर, इस थ्योरम पर। यह थ्योरम बताती है कि आपको जीएक्स कैसा लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, कहां लेना है। पढ़ो इसे। क्या है जी ये थ्योरम? सिंपल सी थ्योरम है, लेट एक्स इक्वल टू अल्फा। ये क्या है? कुछ नहीं है, बेसिकली वो जो रूट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहा है कि वो रूट है किसका? इसका, सिसका, विच इज इक्विवेलेंट टू एक्स इक्वल टू जी एक्स। इंपॉर्टेंट चीज। एंड आई बी एन इंटरवल कंटेनिंग अल्फा। ये तो ऑब्वियस है ना, ये चीज तो हमें मान ही लेनी चाहिए कि किसी इंटरवल के अंदर की बात कर रहे होंगे। तो अगर डेरिवेटिव इफ जी डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल आई, ये बात समझ में आई कि अगर ये जो डेरिवेटिव जो भी मैं जी एक्स ले रहा हूं ना, अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 1 होगा तो जो सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस आ रही थी मेरी, क्या आ रही थी सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस मेरी? x0 x1 x2 x3, ये x0 x1 x2 x3, ये जो सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस होंगी ये कन्वर्ज करेंगी टू द रूट अल्फा। ओ माय गुडनेस, टू द रूट अल्फा, ये जो रूट में मानकर चल रहा था। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? ये शर्त है प्रोवाइडेड दैट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 इज चूजन इन इंटरवल। ये शर्त हो गई कि उस इंटरवल के अंदर वो x0 तो चूज करोगे ना, मतलब जो भी मैंने x0 लिया 0.9 लिया, उस ये जो इनिशियल ली मैंने उस इंटरवल के अंदर होनी चाहिए जिसमें रूट हो। मान लो आपका इस इंटरवल के अंदर रूट हो और आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यहां ली तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर इस थ्योरम की कमी मत निकाल देना। समझ रहे हो? तो वो जो x0 आप चूज कर रहे हो वो इसके अंदर हो, फिर आप कुछ भी जाते रहो, इटरेशंस वगैरह करते रहो, x1 x2 x3। ठीक है, x3 पे हो सकता है 0.96 आए, x4 पर 0.97 आए, ठीक है, x 10 तक निकाल देगा। लेकिन हो x0 अंदर ही इंटरवल के। अगर x0 इंटरवल के बाहर हुआ फिर लगे रहना चाहे 50,000 इटरेशंस तक, सुपर कंप्यूटर ले आना। फिर जब काम ही गलत कर दिया तो फिर ये थ्योरम तुम्हारा साथ नहीं देगी। ठीक है, देखो दोबारा समझो इस बात को। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास ना इटरेशन मेथड जो कह रहा था, इटरेशन मेथड कह रहा था कि मैं कोई भी इक्वेशन दे दूंगा तुम्हें, x इक्वल टू जी एक्स की बात होगी, बस ये जी एक्स आपने चूज कर लेना और इसके हिसाब से इटरेशंस के हिसाब से वर्क कर देना, जो भी x0 हो आप ये चूज कर लेना और बात खत्म। लेकिन समस्या इससे दो उत्पन्न हो गई हमारी कि ये जो gx था ये तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, तो gx हम कौन सा चूज करें ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि वो जो gx है ना उसका डेरिवेटिव लेस देन 1 हो। समझ रहे हो? उसका जो डेरिवेटिव है ना ये लेस देन 1 हो। हम तो ऐसे बनाते थे ना, दिल बनाते थे, उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 1 हो। ठीक है, तो सर इनमें देखते हैं फिर पहले। ठीक है, देखो इधर देखो, अब मैंने काफी कुछ कर दिया ना, कुछ गायब करने की जरूरत पड़ गई। डिंग 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 डिंग, ठीक है, और ये ऐसे। ओके, अभी इरेजर बड़ी अब हो गई, पहले नहीं हुई थी, है ना? ठीक है, अपनी मर्जी से बड़ी होती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है कि हमने जी डैश एक्स देखना है। जिसका जी डैश एक्स लेस देन 1 हुआ उसका सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। हमें पता है इसका कन्वर्ज कर रहा था, पॉजिटिव 1 पे जा रहा था, तो इसको हो सकता है जी डैश एक्स लेस देन 1 हो। तो फिर देख लेते हैं। जी डैश एक्स हमने देखा, हमारा जी एक्स ये था, जी डैश एक्स देखा तो हमने x² 3 + 2/3, 2/3 तो टर्म 0, x² 3 मतलब 2x/3, तो ये आया 2x/3 एट x0 क्या है 0.9। ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो है ना यहाँ पर जी डैश एक्स फॉर ऑल एक्स इन, ये जो जी डैश एक्स निकाला इसको यहाँ पर है x इक्वल टू x0। ये बुक में तो लिख नहीं रखा था इसने, लेकिन लिखना जरूरी है। हो सकता है इसने कहीं और छुपा दिया हो फिर, ठीक है, लेकिन हाँ बुक के थ्योरम में नहीं लिख रहा था, लेकिन लिखना जरूरी है कि जी डैश एक्स एट x इक्वल टू x0 0.9 पर। देखो 2 × 0.9/3 तो 2 × 9/3 × 10
समझ रहे हो ना चीज। तो 3 इंटू 3 मतलब 3 टू जा 6, 6/10 मतलब 0.6 लेस देन 1। और यही बात तो वो बोल रहा था कि g-x अगर लेस देन इक्वल टू के तो होगा ही ना, मतलब जैसे 0.6 आया आज की डेट में हमारे, लेस देन 1 अगर हुआ तो द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस दिस विल कन्वर्ज टू द रूट अल्फा। मतलब ये बेसिकली ये जो जहां सीक्वेंस अब जा रहा है ना, ये वहां जरूर कन्वर्ज करेगा। समझ रहे हो, ये जो मेरा x0, x1, x2, x3 ये जो मेरा सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन जा रहा है, कहां जा रहा है, 0.936, नेक्स्ट 0.954, नेक्स्ट 0.96, ऐसे चलता रहेगा। मतलब 0.97, 0. जहां जा रहा होगा, जहां कन्वर्ज करेगा वही इसका रूट होगा। किसका, इसका। बात आई होगी। लेकिन सर आपके इसी थ्योरम के हिसाब से तो फिर ये जो इसका g-x है, अगर मैं इसके g-x को देखूं तो ये तो मेरा लेस देन 1 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार पॉजिटिव जा रहा था, एक बार नेगेटिव। ऐसे कैसे भाई, एक बार x1 और x2 का डिफरेंस अलग आया, फिर x2 और x3 का डिफरेंस अलग आया। समझ रहे हो, ये भी हमारा लीनियर में होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसकी। g-x देखना इसकी 3x/x, 3 का डेरिवेटिव 0 और -2/x का डेरिवेटिव ये क्या आ जाएगा, -2 बाहर, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो ये आ जाएगा 2/x² और x² क्या है, एट 0.9। तो अब ये सबको पता है कि ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो साफ साफ लिख लिया जाए उन सुनहरे अक्षरों में कि ये जो सीरीज है डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, सिंस दिस वॉज लेस देन 1 देयरफॉर कन्वर्जेंट। अब बात इंपॉर्टेंट हो जानी चाहिए, बात इंपॉर्टेंट जो हो चुकी है अब वो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, अब ये देखो, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ g' द मोर रैपिड विल बी द कन्वर्जेंस। ठीक है, वही थ्योरम्स वगैरह कह लो, रिजल्ट कह लो, बस आपको आने चाहिए। ये क्या रहा है कि g' जितना 1 से कम होगा, हमने ये तो देख लिया कि अगर g' जो है लेस देन 1 होगा तो हम बोल देंगे कि एक कन्वर्जेंट है। ठीक वैसे g' 1 से जितना ज्यादा कम होगा उतनी ही जल्दी वो कन्वर्ज करेगा, ये बात भी पता रहनी चाहिए। दूसरा कहता है एरर एट एनी स्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द एरर इन द प्रीवियस स्टेज। समझ रहे हो, एरर एट एनी स्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द एरर इन द प्रीवियस स्टेज। इसका मतलब भी समझ लो, इन दोनों के बीच में जो एरर होगी ना और उन दोनों के बीच में जो एरर होगी वो प्रोपोर्शनल चलती रहेगी, उतने के साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, और यहां पर ऐसा नहीं होगा, x1 x2 में जो होगा x2 x3 में नहीं होगा। और वही तो हुआ, पॉजिटिव से हमें नेगेटिव में पहुंचा दिया कम वक्त ने। नेक्स्ट, उप्स ज्यादा नेक्स्ट हो गया। Iteration method has a linear convergence. It must be easy to grasp now कि yes, it must be a linear convergence। मतलब लीनियर ही पावर में जा रहा है ना भाई, एरर तो है नहीं उसमें कुछ। जब अब ये आप आगे जाओगे, एक और है कहाँ है, वहां करेंगे हम आगे कि वहां क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस की बात होगी। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल जिस भी मेथड की हम बात कर रहे हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन की, लीनियर कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये काम आप करना भाई, x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये है। अब आप ऐसे ही निकाल लो, x इक्वल टू पहले gx निकाल लो, x रूट लाइज नियर 1, तो इसका मतलब x0 की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, और फिर से वही x1 इक्वल टू g ऑफ x0, फिर से वही x2 इक्वल टू, फिर से वही x3 इक्वल टू, अप टू 3 आइट्रेशंस आप देखोगे तो इसका आंसर कुछ आ रहा होगा 0.61। ठीक है, आप ये चेक करके देख लेना एक बार। gx जो भी लोगे, अब आप इंटेलिजेंट हो, समझ गए कौन सा वाला gx वैलिड होगा। gx वही वैलिड होगा जिसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x0 लेस देन 1 होगा। समझ गए। नेक्स्ट, oh come on, now this is getting boring. Find the real root of cos x equal to 3x minus 1, correct up to 3 decimal places। और भैया हमें एक चीज और बताओ आप कि अगर हमसे रूट निकलवा ही रहे हो आप, क्वेश्चन जिसने भी दिया है ये अगर निकलवा ही रहा है तो पहले हमें कुछ दे देता, x0 दे देता, x0 अगर दे देता तो हमें x0 सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। अब अगर हम x0 चूज करें तो आपने ये शर्त और लगा रखी है कि x0 उसी इंटरवल से ले लेना भैया जिसमें रूट आए।
समझ रहे हो? तो पहले अब हमें रूट दे देता भाई तू, हमें मतलब इंटरवल दे देता। अगर तू इंटरवल दे देता तो हम x0 उसी में से चूज कर लेते। तूने हमें दोनों नहीं दी और कम बखत ने कह दिया कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर बता दो बस। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इसका पहले फिर इंटरवल निकालते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। fx ही निकालते हैं ना, फिर पहले इंटरवल किसका निकाले, फंक्शन, तो पहले फंक्शन बना लेते हैं। cos x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया। ठीक है, फिर हम इंटरवल की बात करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो इंटरवल जरूर 0, π/2, पाई, 3 पाई के बाद क्या आता है 3π/2, 2π। ठीक है, इसके बीच में हमें देखना है, तो मैंने ठीक है पहले मैंने f(0) से शुरू कर देता हूं, देखता हूं हिट एंड ट्रायल में क्या होगा, फिर f(π/2) पर देख लेंगे। ठीक है, f(0) मतलब cos 0 1, 1 + 1 2, 2 - 3 × 0, तो ये तो 2 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब f(π/2) मतलब cos π/2 मतलब 0 - 3 × π/2 + 1, तो -3 × π/2 + 1 ये नेगेटिव ही रहेगा, है ना, मतलब <0 आ गया। तो अब किसी भले बुद्धिमानी व्यक्ति ने कहा है कि अगर फंक्शन की वैल्यू, उप्स आई डिडंट डू इट, व्हाट वाज डन, यस, किसी भले बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि अगर फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर पॉजिटिव हो और किसी एक पॉइंट पर नेगेटिव हो, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी उसके बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में इसका रूट लाई करने वाला है। ये बात क्लियर हो गई है? अगर ये क्लियर है तो x0 की वैल्यू अब आप मान लो, जो भी अब आपको माननी है इसमें से, उसके हिसाब से आप चलते बनो आगे। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आप अगर ट्राई करने बैठोगे तो ठीक है, रूट लाइज बिटवीन 0 से π/2, आप इसमें से भी x निकाल सकते हो, x आएगा आपका 1/3 1 + cos x। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, gx हो गया आपका। अब आपको इसका g' वगैरह देख लेना, <1 होगा 0 से π/2 में। ठीक है, आप क्वेश्चन करके देखना भाई थोड़ा बहुत। तो x0 की वैल्यू ऑब्वियसली आप 0 ही लोगे, आप समझदार हो इतने, तो x0 की वैल्यू अब आप 0 लोगे, x1 की वैल्यू फिर आप निकालोगे g(x0), फिर x2 की वैल्यू निकालोगे g(x1), x3 की वैल्यू निकालोगे g(x2), आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से काफी इटरेशंस के बाद 0.607, ये आपका आंसर आएगा जो आपका आगे रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, पढ़ लेना। अब जब मैं इतना पढ़ा रहा हूं तो आपको JRF के लिए, मतलब एटलीस्ट ये तो पढ़ लेना जितना मैं बोल रहा हूं, मतलब इन पढ़ लेने का मतलब होता है इनके क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर लेना, वरना आगे अब जितना भी आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर के बाद, वो बस जो भी है JRF वालों के लिए नहीं है वो। ठीक है, तो ठीक है जी, फिर इस लेक्चर को यहीं पर विश्राम देते हैं, आराम देते हैं, जो भी देता है, आम देना है आम दे दो, खजूर देने खजूर दे दो। ठीक है, फिर कभी अलविदा ना कहना, आपके साथ हम आपको अलविदा कह देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।